नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर रजनीश कुमार। लेकर आया हूं आपके साथ एक नया एपिसोड डॉक्टर्स टाइम का। दोस्तों, बच्चों की समस्याएं ऐसी होती हैं जो हर परिवार को, हर माता पिता को बराबर परेशान करती रहती हैं। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का एपिसोड है, जिसमें हमारे साथ हैं शहर के नामी पीडियाट्रिशियन यानी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजीत, जिनसे आज हम लोग खुलकर बात करेंगे उनकी पूरी जर्नी के बारे में। साथ ही साथ टिप्स लेंगे उनसे कैसे हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं और टीकाकरण आदि के बारे में। तो आइए स्वागत करें, हम अपने साथ हैं डॉक्टर रंजीत सर। नमस्कार सर। रंजीत सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे एपिसोड में बहुत आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले रंजीत सर, हम लोग शुरू करें, आपके बारे में जानना चाहते हैं हम लोग कि आपकी पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें कि किस तरह से आप डॉक्टर बने, आप डॉक्टर ही क्यों बने, और डॉक्टर बनने के बाद आप पीडियाट्रिशियन ही क्यों बनना चाह रहे थे। मैं बहुत ही सिंपल फैमिली से आता हूँ। मेरी मम्मी स्कूल टीचर थी झारखंड गवर्नमेंट में, और पापा जो हैं वो HEC में एज एन एम्प्लॉय थे। और हम लोग 3 भाई हैं, कोई बहन नहीं थी। तो बचपन से ही HEC में रहे, स्कूलिंग वगैरह सब रांची का ही है हमारा। और फिर था कि घर में कोई डॉक्टर नहीं था। बड़े भैया तो इंजीनियरिंग कर लिए थे, फिर मेरी बारी आई थी। तो मेरा मैथ्स भी अच्छा था, बायो भी अच्छा था। अच्छा। तो मैथ्स और बायो दोनों ही सब्जेक्ट लिए थे। अच्छा। और दोनों में ही 2005 बैच में फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ही में क्वालिफाई किए थे उस टाइम। अच्छा, तो आप इंजीनियर भी बन रहे थे और डॉक्टर भी बनने जा रहे थे साथ ही साथ। AI होता था उस टाइम में, और AI PMT और झारखंड वाला। तो झारखंड में भी क्वालिफाई कर गए अपना PMT में, और AI में भी। तो थोड़ा दुविधा था, बट मेरा मन में शुरू से ही था कि डॉक्टर बनना है। तो फिर हमने यही ऑप्ट किया, धनबाद से MBBS किया, और फिर PG NMCH पटना से किया हमने 2014 से 17। और फिर SRशिप के लिए दिल्ली गए, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे, काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए। कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। अच्छा अच्छा। काफ़ी अच्छा, काफ़ी नामी है वहाँ का। दिल्ली में तो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स में गिनती है उसकी। और सारे ऑल ओवर इंडिया का गाइडलाइंस वगैरह जो भी है वहाँ से ही फाइनलाइज होके निकलता है। वहाँ पे 3 साल कार्यरत रहे, फिर वापस घर की याद आई तो वापस हम लोग कोविड के बाद फिर इधर आ गए। रंजीत सर, तो हमें ये बताएं कि आपने बाल रोग या पीडियाट्रिशियन ही क्यों चुना। पीडियाट्रिशियन बनने के पीछे का कारण तो काफ़ी सरल है, बट थोड़ा जटिल भी है साथ के साथ। अच्छा। ऐसा है कि जब MBBS पढ़ रहे थे तो पढ़ाई तो अथाह है, आपको पता है सर कि पढ़ाई का ख़त्म नहीं होता है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन के टाइम में भी हर सब्जेक्ट्स को रगड़ना पड़ना। तो उस टाइम से हमको पीडियाट्रिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, जेनेटिक टेस्टिंग एंड ऑल। फिर बच्चों का देखभाल कैसे, सारा चीज़ उस समय इंटरेस्ट जगने लगा था मेरा पीडियाट्रिक्स में ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। और जो भी क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करते थे, तो वो पीडियाट्रिक्स मेरा पकड़ मजबूत हो गई थी उस टाइम। तो और हमारे टाइम में था कि 2-3 ब्रांचेज हैं जो कि उस टाइम में टर्मिनल ब्रांचेज बोलते थे। जी जी। जैसे पीडियाट्रिक्स हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, था, बिल्कुल। और एक रेडियोलॉजी। मेरा भी इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट वही था, ऑर्थोपेडिक्स चुनने का, कि और पढ़ना नहीं पड़े मुझे। तो उस टाइम का टर्मिनल ब्रांचेस में आता था। और ये भी था कि इसमें बच्चों का देखभाल, बच्चों के प्रति रहना, और मुझे बच्चों के साथ खेलना कूदना काफ़ी पसंद था। तो इसलिए फिर हमने यही ऑप्ट किया। जो ऑप्शन में आया था हमारे फर्स्ट में, ऑर्थो और पीडियाट्रिक्स। रेडियोलॉजी तो नहीं आया था। तो फिर अच्छे कॉलेज, पटना का कॉलेज मिला, तो फिर मैंने इसको ही ऑप्ट किया था। राइट राइट राइट। सर, आपके परिवार में जैसे आपने बताया कि 3 भाई हैं, तो तीनों भाई क्या करते हैं अभी। बड़े भैया तो इंजीनियरिंग करके फिर एक्सेंचर कंपनी में कैलिफोर्निया में शिफ्टेड है। ओके। और छोटा भाई IIT रुड़की से इंजीनियरिंग किया था, फिर MBA किया उसने इंदौर से, IIM इंदौर से। और अभी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है अपना मुंबई की एक कंपनी में, एज ए स्टार्टअप कंपनी वहाँ पे शुरू कर रहा है। क्या उसमें लगा हुआ। बहुत बढ़िया। और आप यहाँ अपना आप स्टार्टअप शुरू कर रखे। आप लोग के सहयोग से सर। बिल्कुल। हमने सुना है कि आप न्यूबॉर्न केयर में आपके स्पेशलिटी है, खास करके जो नवजात बच्चे होते हैं उनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, और उसमें आपने काफ़ी उसमें काम भी किया, फेलोशिप भी किया हुआ है, तो उसके बारे में बताएं। अब बच्चे जो होते हैं, जो डिलीवरी होती है, जब नए लाइफ का जन्म होता है, उस समय से ही उनका केयर की ज़रूरत होती है। तो अभी हमारे यहाँ गाइडलाइंस में भी आया हुआ है, NRP के तहत भी,
कि एक केयर टेकर ज़रूर होना चाहिए डिलीवरी के टाइम में, कि बच्चे को सही तरीके से हम लोग नई ज़िंदगी दिला पाएँ। राइट। और जो पहली सांस बोलते हैं, वो पहली सांस टाइम पे आना बहुत ज़रूरी रहता है। उससे ब्रेन का डेवलपमेंट से लेके सब कुछ। बिल्कुल, हाँ, ब्रेन का डैमेज होने से बचा सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा पेट में रहता है तो एमनियोटिक फ्लूइड पूरा लंग्स में भरा रहता है। और फर्स्ट ब्रेथ इसलिए ज़रूरी होता है, जब बच्चा बाहर निकल जाता है तो उसे माँ की तरफ से तो पोषण नहीं मिल पाता, और जब वो सांस लेता है तो पहला हवा जो लंग्स में फैलता है, फिर वो ऑक्सीजनेशन कराता है ब्रेन, हार्ट और भी ऑर्गन्स को, तो ही डैमेज से बच सकता है। नहीं तो फिर काफ़ी मुश्किल आ जाती है फिर उनको रिवाइव करने में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि शायद बच्चों जन्म के साथ तुरंत अगर बच्चा रोता है तो ज़्यादा बेहतर, अगर नहीं रो रहा है तो खतरनाक हो जाता है। जी हाँ, वो चीज़ें रहती हैं, काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ें हो जाती हैं। और न्यूनेटल मोर्टेलिटी जो बोलते हैं, जो नवजात बच्चों की मोर्टेलिटी में एक बड़ा कारण बर्थ एस्फिक्सिया होता है, कि बच्चा अगर समय पे नहीं रो पाया तो फिर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और कई बार बच्चों को जान से हाथ भी धोना पड़ता है। जी सर, जैसे नए कोई माता पिता बने हैं तो उनके बारे में बताएं कि उनको किन बातों का सावधानी रखना चाहिए जिससे कि न्यू बॉर्न जो है उनका केयर करने में उनको हेल्प हो सके। जी, नवजात बच्चा देखकर ही काफ़ी लोग डर जाते हैं कि इनका ध्यान कैसे रखें हम लोग। उनको छूने से भी काफ़ी लोग बचते हैं कि कुछ हम उसको इंजरी ना कर पाएँ। तो इसमें हमें तो 2-4 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है, कि बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना है, और जो शुरू के फर्स्ट आवर्स के अंदर, डिलीवरी के फर्स्ट आवर के अंदर ही जो पीला गाढ़ा दूध आता है, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो अमृत समान है। वो बच्चे को पोषण के साथ साथ इम्यूनिटी भी देता है। जो फर्स्ट वैक्सीन हम बोल सकते हैं, वो माँ का पहले घंटे का दूध है, जो कोलेस्ट्रम है। तो वो ज़रूर से ज़रूर हम लोग को पिलाना है। कई मान्यता है कि वो दूध अच्छा नहीं होता, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं लोग निकाल कर, तो वो चीज़ हमें कभी नहीं करना है। सेकेंड है कि बच्चे ठंडे जल्दी हो जाते, तो उनको गर्म कपड़ा, कान, हाथ, पैर, ये सब ढक के रखना रहता है। ठंड से बचाना रहता है, एसी पंखे के डायरेक्ट नीचे नहीं रखना है। तीसरा है कि माँ का ही दूध पिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि माँ का ही दूध से सारा ब्रेन का ग्रोथ, इम्यूनिटी ग्रोथ और बॉडी ग्रोथ सब काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। हो पाता है। ऊपर का दूध जब तक कि मेडिकली इंडिकेटेड ना हो नहीं देना चाहिए। और साथ में कॉर्ड, जो नाभि होती है बच्चों की, उसका यूजुअली पहले हफ्ते में वो गिर जाते हैं, 7 से 10 दिन के भीतर में गिर जाते हैं, तो उनको साफ़ सफाई रखना है। उसमें स्वेलिंग नहीं होना चाहिए, सुसु पॉटी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन का कॉज बनता है। कई बार गांव में मान्यता रहती है, वो गोबर रख देते हैं उसके ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ होता है, मैगट्स उसमें ग्रो करने लगते हैं, छोटे छोटे कीड़े। ऐसा केसेस भी हमने देखा है पटना में, जब अपने पीजी के दौरान। अच्छा। काफ़ी मैगट्स होते थे, फिर उनको हम लोग को डेली ड्रेसिंग करके निकालना पड़ता था। बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था उस टाइम में। फिर एक 24 घंटे के भीतर में टीकाकरण होता है, BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी, वो दिलवाना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही फीडिंग पे ज़्यादा ध्यान रखना है, फीडिंग करा के ढकार दिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई बार बच्चे एस्पिरेट करने का रिस्क होता है, जो सांस की नली में दूध जाने का खतरा होता है। तो बच्चों को बर्पिंग या डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है, लिटाने से पहले डकार दिलाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो नए माता पिता जो बन रहे हैं उनके लिए ये जानकारी काफ़ी ज़रूरी है और उनको ये जानना चाहिए। इसमें कई सारे टिप्स सर ने दिए हैं, आप प्लीज़ उनको फॉलो करें, आपको उसमें काफ़ी हेल्प होगा। सर, दूसरा सवाल एक हमारा आता है कि नए बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उस समय कई सारा हम लोग को घबराहट भी होता है, बच्चों को देखकर काफ़ी डर भी लगता है कि किस तरह से इसको संभाला जाए, जैसा आप बता रहे थे अभी। तो क्या कुछ खास चीज़ें होती है जिनको ध्यान रखने की ज़रूरत है? अगर कुछ इसमें कुछ गड़बड़ी हो तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। बच्चे क्या होते हैं कि नेक सपोर्ट नहीं कर पाते, सर नहीं संभाल सकते, तो जब भी बच्चे को हम अपनी गोद में ले तो ज़रूर ध्यान रखना है कि उनको सर को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गर्दन में लचक और कई बार नेक फ्रैक्चर होने का भी रिस्क होता है, जो कि काफ़ी जानलेवा होता है। तो वो बिल्कुल संभाल के रखना है। बच्चे को आइडियली एक रैप में कपड़ा आता है, एक तौलिए जैसा, उसमें रैप करके रहने से उनको बॉडी को सपोर्ट भी मिलता है और वो कंफर्टेबल पोजीशन में भी रहते हैं। जैसे बच्चे माँ के गर्भ में ऐसे करके रहते हैं, सिकुड़ के रहते हैं, तो वैसे ही वो जो रैप है वैसे करने से काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं और
जो क्रैंकी होना, रोना, वो सब चीज़ें कम होती हैं, राइट। कोई ऐसा बीमारी, ऐसा लक्षण जो दिखाई पड़े कि जैसे हम सुना करते थे पहले कि अगर सांस बहुत तेज चल रही है या कोई निमोनिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें, हम जब मेरे बच्चे हुए थे तो मुझे भी ये बताया गया था, उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। हाँ, कुछ खतरे के लक्षण होते हैं जिसमें कि हमें तुरंत से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कि बच्चा अगर दूध पीना बिल्कुल ही बंद कर दे, एकदम सुस्त पड़ जाए, या फिर चिहक के उठना शुरू करे, या बहुत ही हाई पिच में रोना शुरू करे। साथ ही सांस तेज चलना, पेट चलना, जो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि पेट चल रहा है, हाथ पैर नीले पड़ गए, लिप्स भी नीले पड़ गए, तो ये सब खतरे के लक्षण होते हैं। तो इस कंडीशन में हमें तुरंत इमरजेंसी में ही जाना चाहिए हॉस्पिटल, और डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। यानी अगर मतलब खास करके दो चीज़ों, उसकी सांस पर बच्चों के ध्यान रखें, उनके रोने पर भी खास करके ध्यान रखें, तो हमारा काफ़ी सारे लक्षण हमें समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे आप बता रहे थे कि माँ का दूध पहले 6 महीने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, बट हमारे यहाँ पे इंडिया में भी अब वर्किंग वुमेन कल्चर बहुत ज़्यादा है। माँओं को भी कई बार जॉब में जाना पड़ता है, पहले 6 महीने में भी कई बार जाना पड़ जाता है। तो उस केस में कैसे ये संभव हो पाएगा? अगर 8-10 घंटे की ड्यूटी हो तो उस बीच में कैसे कैसे हम लोगों को संभालना चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। यूजुअली तो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो रहते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनके लिए तो सरकार ने प्रावधान दिया हुआ है चाइल्ड केयर लीव का, जो 2 साल तक एक्सटेंड होता है कि बच्चे का देखभाल अच्छे से हो सके। बट कई बार प्राइवेट जॉब्स में और हाई परफॉर्मिंग जॉब्स में इतनी लंबी छुट्टी नहीं हो पाती है। जी हाँ। तो उस कंडीशन में जो कंपनीज़ है वो चाइल्ड केयर एक उनका सेक्शन रहता है, एक रूम रहता है, वो रख सकते हैं जहाँ पे कि एम्प्लॉयज़ के बच्चे रहते हैं और साथ में टेक केयर के लिए नैनीज़ या कोई रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि काम करते करते बीच में मदर जाके फिटिंग करा सकती है। अगर वो सुविधा भी अगर नहीं उपलब्ध है तो माँ का दूध जो है वो 8 घंटे तक रूम टेम्परेचर में कोई नुकसान नहीं होता है उसको, तो उसको एक्सप्रेस करके वो जा सकती है, और बीच में अगर घर पास में है तो जाके दोबारा 4-5 घंटे बाद फिर से एक बार फीडिंग करा एक्सप्रेस करा के और फीडिंग करा के आ सकती है। जी। साथ ही वो दूध को अगर हम लोग फ्रिज में रखेंगे तो 24 घंटे तक बिल्कुल ठीक रहता है, तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग सिचुएशन कैसा, घर कितनी दूरी पे है, वो सारी चीज़ें देखते हुए। जी। और जितना प्रयास कर सके तो माँ का ही दूध दें, ज़्यादा अच्छा रहता है उसके लिए। मतलब माँ का दूध बिल्कुल अमृत के समान है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। हाँ, एक है कहावत, अ मदर कैन गिव टू हर चिल्ड्रेन इज़ द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। राइट। बिल्कुल सही बात बोली। जो सबसे अच्छा गिफ्ट अगर हम अपने बच्चों को दे सकते हैं माएँ, तो वो है उनको अपना दूध पिलाएं, तो वो उनके लिए सबसे बेहतर चीज़ होगी। सर एक सवाल है कि न्यूबॉर्न अगर हैं तो उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे उसमें? ग्रोथ के लिए एक हैप्पी प्लेफुल इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक तो फर्स्ट अपना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने का मैंडेटरी है, जो कि माँ को कराना है बच्चे को। 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट कर देना है, जिसमें कि शुरू के 6 से 9 महीने में 3 कॉम्प्लीमेंट्री फीड होती है, जिसमें 100 ml के बाउल के बराबर 3 बार फीडिंग कराना रहता है। एंड देन आफ्टर 9 मंथ्स 2 स्नैक्स भी ऐड करना है, और ऐड ऑन ब्रेस्ट फीडिंग टिल 2 years ऑफ एज। 2 साल तक दूध पिलाते रहना, साथ साथ में खाना ऐड करते जाना। खाना पे ज़्यादा जोर देंगे और दूध पे थोड़ा कम करेंगे आफ्टर 9 मंथ्स। और साथ में वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो बच्चों को बार बार बीमार होने से बचाता है। तो जो भी शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हैं, लाइक आईएपी का अपना शेड्यूल रहता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना शेड्यूल रहता है, जो भी फॉलो कर रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली कंप्लीट करना है। कोई भी कोशिश करे कि कोई भी डोज मिस ना हो, अगर मिस हो जाए तो एट द अर्लीस्ट उसको लें, और अगर लंबा गैप हो गया तो फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलके एक कैचअप वैक्सीनेशन होता है उसका शेड्यूल बनवाएं। अच्छा और टाइम से वो चीज़ लें। और हैप्पी प्लेफुल इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि बच्चा बिल्कुल सपोर्टिव फील करे, ऐसा अबैंडन नहीं फील करे। सेंसरी स्टिमुलेशन, साथ में खेलना हंसना, वो सब चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फॉर द मेंटल ग्रोथ। और अभी के टाइम के लिए तो स्ट्रिक्टली स्क्रीन जो है 2 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं देना है बच्चे को। इस पर हम लोग आएंगे, इस पे तो इनफैक्ट काफ़ी डिटेल से हमें बात करनी है, मेरे पास सवाल भी है उसको लेकर के। हम लोग एक कॉमन सवाल जो हमारे पास आया हुआ है वो रहता है कि बच्चों में जैसे बार बार सर्दी खांसी या बुखार होता रहता है, तो क्या ये सामान्य है या फिर हमको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस या कुछ ऐसा सप्लीमेंट देना चाहिए जिससे बच्चों को इससे बचाया जा सके?
बार बार सर्दी ज़ुकाम होना ये मोस्टली स्कूल गोइंग बच्चों में ज़्यादा दिखता है, और आमतौर पे 4 से 6 वायरल फीवर और सर्दी ज़ुकाम 4 से 6 बार साल में होना नॉर्मल होता है इस एज ग्रुप में, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी उस टाइम में डेवलप हो रही होती है, और बाहर के इतने संक्रामक जीव हैं कि इन्फेक्ट करते रहते हैं। हाँ, राइट। तो ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, इनमें एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यूजुअली 2 से 3 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, और इट ऑल्सो हेल्प्स कि बच्चे का इम्यूनिटी डेवलप करता है। राइट। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रहा है या बहुत तेज़ फीवर होने लगा, बच्चा खाना पीना बंद कर दे, कुछ भी नहीं खाए, सुस्त पड़ जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, तब फिर हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अकॉर्डिंगली इलाज कराना चाहिए। आपने कहा डिहाइड्रेशन हो जाना चाहिए, तो डिहाइड्रेशन के क्या सिम्टम्स माता पिता, एक नॉर्मल जो लेमैन माता पिता हैं, उनको अगर समझना हो कि मेरा बच्चा डिहाइड्रेटेड है, उसको कैसे पहचानेंगे? छोटे बच्चों में तो सबसे कॉमन होता है उनका सुसु, जो यूरिन होती है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी, डार्क येलोइश कलर में, अमाउंट कम हो जाएगा। कई बार बच्चा 10-10 घंटे तक सुसु ही नहीं करता है, तो ये कॉमन अपना साइन होता है ये डिटेक्ट करने के लिए। साथ ही लिप्स पे टंग ड्राई होना, आंखें सूख जाना, आंसू नहीं बन पाता है डिहाइड्रेशन की वजह से, और सुस्त हो जाना। फिर एक स्किन पिंच टेस्ट होता है जो यूजुअली डॉक्टर्स देखते हैं, उसमें क्या करते हैं कि पेट पे स्किन को पिंच करके ऐसे छोड़ देते हैं। तो अगर हम डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो वो बहुत धीरे धीरे नहीं, डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो 2 से 3 सेकेंड लग जाता है उसको नॉर्मल आने में, और अगर नॉर्मली जैसे हम किए ये तुरंत से आ गया, मतलब हमारा हाइड्रेशन ठीक है। ठीक है जी। एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है, पिंच टेस्ट, जैसा सर बता रहे थे। आप अगर हमारे चमड़े को ऐसे, पेट के आसपास के चमड़े को ऐसे खींच के आप देखें और छोड़ दें, और अगर ये 2 से 3 सेकंड लग रहा है इसको जाने में, नॉर्मल जगह पे आने में, तो इसका मतलब बच्चा डिहाइड्रेटेड है। और अगर तुरंत ही बिल्कुल अपनी जगह पे चला जा रहा है तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन नहीं है। सर, जैसा अब हमारी बात हो रही थी कि वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, और आपने बताया भी कि कोई अगर डोज छूट जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक बार थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताएं। जी, अगर कोई डोज हमारा मिस हो जाए, यूजुअली तो होना नहीं चाहिए, अगर हो जाए तो एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब जब याद आ जाए कि अगर छूट गया है तो तुरंत से लेना है। और अगर वो ड्यूरेशन मोर देन 1 मंथ, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके हमें कैचअप वैक्सीनेशन का शेड्यूल बनवाना है। कैचअप वैक्सीनेशन? जी, कैचअप वैक्सीनेशन का मतलब? कैचअप मतलब कि जो चीज़ हम मिस कर गए, लाइक ट्रेन मिस कर गए, तो फिर से उसको पकड़ना है, तो फिर हमें नया शेड्यूल की ज़रूरत रहेगी। अच्छा, तो इसलिए फिर तो थोड़ा उसके लिए अलग गाइडलाइंस होते हैं? जी, उसके लिए फिर एज के अकॉर्डिंग, कई बार क्या होता है कि शुरू के प्राइमरी वैक्सीनेशन लेते हैं बच्चे, लाइक 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, उसके बाद माता पिता भूल जाते हैं टीका लगाना, उनको फिर 3 साल 4 साल बाद याद आता है कि इसको तो टीका ही नहीं लगा है। तो फिर उस कंडीशन में हमें फिर से कैचअप वैक्सीनेशन शेड्यूल बना के करना रहता है। आजकल पेनलेस इंजेक्शंस का बहुत डिमांड, क्या सच में पेनलेस होता है? पेनलेस इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। उसमें बेसिकली पर्ट्यूसिस एक बैक्टीरिया होता है, हाँ, जो कि हमें हुपिंग कफ कराता है, खांसी, कुकुर खांसी जिसको बोलते हैं हम लोग। जी। तो उसके अगेंस्ट में जो वैक्सीन रहती है वो 2 तरीके की बनती है, एक होलसेल और एक ए सेलुलर। तो होलसेल जो रहता है उसकी वजह से बुखार, दर्द ये सब ज़्यादा होता है। तो कई बार कंपनियों ने क्या किया कि उसके परसेंटेज को कम कर दिया और ए सेलुलर कर दिया, थोड़े से कंपोनेंट्स को ही लिया, और रेस्ट सारे लाइक डिप्थेरिया, टेटनस वगैरह सब सही रहा। तो जो ए सेलुलर वाला वैक्सीन है उसमें पेन, फीवर की इंसिडेंसेस थोड़े कम होते हैं, तो मार्केटिंग की वजह से वो लेस पेन और पेनलेस का उन्होंने वर्ड प्ले किया, वर्ड प्ले की वजह से निडललेस वैक्सीनेशन आता है, बट अभी हमारे सेटअप में उतना इफेक्टिव नहीं रहा, लेकिन पेनलेस और लेस पेन वाला ही वर्ड प्ले है। तो वर्ड प्ले है सर, पेनलेस या लेस पेन। तो आप हम लोगों को थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है, क्योंकि पेनलेस बोल के कोई चीज़ नहीं होती है, अगर आप सुई चुभाएंगे तो दर्द तो होगा। तो उस केस में थोड़ा ऐसा होता है कि बच्चे को बुखार या दर्द कम हो, उसके लिए लेस पेन वाली इंजेक्शंस होती हैं, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली, खास करके पर्टूसिस की बीमारी में। सर, बच्चों को जो नॉर्मल इम्यूनिटी होती है उसको हम लोग किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं? नॉर्मल इम्यूनिटीज़ के लिए एक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सेकेंड प्रॉपर डाइट,
देन थर्ड प्रॉपर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। प्रॉपर डाइट से क्या मतलब है आपका? सपोज बच्चे अगर 2 साल से 5 साल के बीच में हो, जी। खास करके, क्योंकि छोटे बच्चों पर तो हम देखिए, लोग बहुत ध्यान रखते हैं, जी। बट बच्चे जब 2-4 साल के हो जाते हैं उसके बाद खेलने कूदने लगते हैं, जी। वो जल्दी खाना नहीं चाहते हैं, जी। क्रैंकी हो जाते हैं, थोड़ा हाँ। टीवी देखेंगे तब खाएंगे, मोबाइल देखेंगे तो खाएंगे। जी। तो उस केस में कैसे हम लोग प्रॉपर डाइट मेंटेन करें? प्रॉपर डाइट में अगर आपका प्लेट कलरफुल है तो मतलब कि उसमें ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, सीरियल्स हो गए, येलो दाल हो गए जो प्रोटीन का कमी को पूरा करेगा, एग्स हो गए। तो वैराइटीज़ हमें चेंज करते रहना है, कुछ फ्रूट्स ऐड ऑन करना है और खाने को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है। ओके। अगर इंटरेस्टिंग खाना रहेगा तो बच्चे भी काफ़ी चाव से खाएंगे जी। और मम्मी को थोड़ा मेहनत भी कम लगेगा खिलाने में। नहीं तो कई बार 2-2 घंटे तक मम्मी खाना लेकर पीछे लेके घूमते घूम रही रहती है थी। और तो ये बच्चे बड़ा अच्छा भागते तरीका रहते हैं। बताया आपने कि कलरफुल प्लेट को आप देखें, जी। तो यानी अगर पीला दाल है, थोड़ा हरा पपाया सब्जी। है, जी। थोड़ा अनार है, तो ये सब चीज़ें अगर कलरफुल प्लेट आपका बन रहा है, तो उससे न्यूट्रिशन लगभग प्रॉपर आना शुरू होता है। एग्स उसमें वाइट कलर जी। अपना दे रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग जो बच्चों को बच्चों के माता-पिता को खास करके जानने समझने की ज़रूरत है कि प्लेट्स कलरफुल करें और बच्चों को अलग-अलग तरीके से खिलाने के लिए कुछ थोड़ा-सा एफ़र्ट लगाएँ, तो उससे बच्चे अच्छे तरीके से खा पाएँगे। कुछ ऐसे चीज़ें जो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि बच्चे जो है खाना खाते समय मोबाइल देखना ही चाहते हैं हमेशा, तो उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? जी। बचाने से पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हाँ, तो हाँ, पहला चीज़ है कि वो आदत लगने ही नहीं देना है हमें। ठीक है। बच्चे को फ़ोन की और टीवी की आदत लगने ही नहीं देना है। बट अभी डिजिटल दुनिया है और बिल्कुल प्रिवेंट करना भी हमारे लिए मुश्किल है ये चीज़ें। तो उसको स्मार्ट तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि एक लिमिट टाइम रेस्ट्रिक्ट करके और जो भी कंटेंट अगर बच्चे देख रहे हैं वो हमें सुपरवाइज़ करना है हुँ, कि कुछ भी गलत चीज़ें ना देखें। और टाइम एंड ड्यूरेशन मेंशन करना है कि आपको 10 मिनट में खाना खाना है, 10 मिनट के लिए ही हम आपको फ़ोन दे रहे हैं। ये ऐसे मैं एडवाइस नहीं कर रहा, बट एज ए लास्ट रिसॉर्ट अगर बच्चे को आदत लगी है तो उस चीज़ को स्मार्टली मैनिपुलेट करके कि बच्चा खाना भी खा ले और स्क्रीन टाइम भी अपना 24 घंटे का मिलाकर 1 घंटे से कम होना चाहिए। वो राइट, राइट। बहुत ज़रूरी है। खास करके मतलब अगर 24 घंटे में 1 घंटे के अंदर ही हम लोग को टाइम हाँ, लिमिट उसी को मिनिमम डिवाइड ये करके है कि देना अगर हम है। लोग ज़्यादा अगर दे सकते हैं तो 1 घंटे तक मैक्सिमम दें। जी। अदरवाइज़ कोशिश यही करनी चाहिए हमें कि बिल्कुल 2 साल से कम बच्चों को तो बिल्कुल स्क्रीन टाइम देना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल उनके आगे मोबाइल और इन टीवी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। कई बार हम लोग व्यस्त रहते हैं और उस जी। केस में हम लोग सोचते हैं कि मोबाइल ज़्यादा आसान साधन है, बच्चा रो रहा है कहीं बाहर, जी। तो हम लोग दे देते हैं मोबाइल। बट अगर बच्चे बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, जैसे मैं बात कर रहा था कि कहीं बाहर गए घूमने के लिए और वो खूब रोना-पटना करना, मुझे ये चाहिए, चाहिए। जी। उस केस में कैसे मैनेज करें बच्चों को? अगर वो टीवी स्क्रीन के लिए या फ़ोन के लिए इतना ज़िद कर रहे हैं तो उनको तो उस टाइम एकदम नहीं देना है। उनको छोड़ देना है 10 मिनट के लिए कि वो जो भी करें बस ध्यान रखना है कि अपने आप को हार्म ना करें। हाँ, खुद को राइट। चोट नहीं लगाएँ या आस-पास में किसी को चोट ना लगाएँ और बाकी छोड़ देना है। ये टेम्पर टैंट्रम का एक लक्षण होता है। जैसे हम बच्चे ज़िद पकड़ के वो ड्रामा करते हैं। तो राइट। 10 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ देना है, बिल्कुल अटेंशन नहीं देना है। फिर 10 मिनट में जब उनका एंगर थोड़ा शांत होगा, जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा कम होगा, तो उनको खुद ही थोड़ा समझ में आएगा कि रियलाइज़ेशन नहीं होने ये लगता मैंने गलत किया है। फिर हाँ, उसके बाद फिर उनको प्यार से समझाना, क्योंकि उस टाइम में समझाने पे भी वो बिल्कुल नहीं सुनने वाले। राइट। तो जब वो शांत हो जाए तब बैठ के समझाना है कि ये चीज़ आपकी गलत थी, हाँ, हाँ। इसको आप ऐसे कर सकते थे। वैक्सीनेशन से सर रिलेटेड एक सवाल था कि जी। देखा जाता है कि इंडिया में ही सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन होता है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में या इवन जापान और बाकी जगहों पर भी इतने ज़्यादा वैक्सीनेशंस नहीं दिए जाते हैं बच्चों को जितना वैक्सीनेशन हमारे यहाँ पे दिया जाता है। जी। क्या ऐसा सच है और अगर है तो क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि बीमारियां जहाँ पे जितनी ज़्यादा प्रेवलेंट रहती है उसको बचाने का उतना ही ज़्यादा उपाय किया जाता है। जो हर्ड इम्यूनिटी हम लोग जी। बोलते हैं जिसको। ओके। और डेवलप्ड कंट्रीज़ में नंबर ऑफ इलनेसेस और जो इन्फेक्टिव या कम्युनिकेबल बीमारियां होती है वो कम होती है, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होता है, सैनिटेशन एंड सारी चीज़ें रहती है। तो इनिशियली पहले वहाँ भी इतनी वैक्सीनेशंस होती थी और धीरे धीरे बीमारियाँ इरेडिकेट होती गई तो उनके नंबर ऑफ वैक्सीनेशंस कम होते गए। बट हमारे इंडिया में अभी भी वो चीज़ हम लोग अचीव नहीं कर पाए। पोलियो में अचीव किया हमने, इरेडिकेशन है, इरेडिकेटेड है टिल नाउ अभी तक। बट हमारे पड़ोसी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पोलियो अभी भी कॉमन है, लाइक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान।
तो इस वजह से हमें उसका वैक्सीनेशन अभी भी कंटिन्यू करना पड़ता है, नहीं तो कभी भी वो बीमारी आ वापस सकती से आ है। सकती जैसे है। हर्ड इम्यूनिटी लो हुई तो आ सकती है वापस ओके से। ओके। इसलिए कुछ दिन पहले पल्स पोलियो का फिर से एक बार डोज सबको दिया गया था बच्चों को लास्ट वीक में। एक एक सर बीमारी होती है जापानीज इनकेफेलाइटिस, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि जापानीज इनकेफेलाइटिस बीमारी जो होती है उसमें वो नाम में जापानीज है, जी। बट उसका वैक्सीनेशन इंडिया में ही पड़ता है, जापान में नहीं पड़ता है। उसके बारे में बताइए। जापानीज इनकेफ्लाइटिस एक वायरस होता है जो मच्छर के थ्रू फैलता है, और ये नॉर्थ इंडिया में काफ़ी कॉमन है, इसलिए नॉर्थ इंडिया में सारे बच्चों को वैक्सीनेट किया जाता है इसके लिए। और ये वैक्सीन हमारे साउथ में हम लोग नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि अच्छा। उधर में ये बीमारी नहीं अच्छा, common इंडिया है। में ही, मतलब साउथ में हम लोग जी, जनरली नहीं यूज़ नहीं करते हैं। ओके नॉर्थ ओके। इंडिया में ही ये देते हैं। हाँ हाँ। तो और ये जापानीज इनकेफेलाइटिस का वायरस का जो ये जो वैक्सीन है वो जापान में यूज़ होता है? नहीं, वहाँ नहीं होता है। चलिए सर, हम लोग कुछ एक सेगमेंट है हमारा मिथ वर्सेस फैक्ट, जी। है ना। एक रैपिड फायर राउंड की तरह हम लोग इसको लेते हैं, जी। है ना। हम लोग उस पर बात करते हैं सर। कुछ एक सवाल है हमारे जो हमारे दर्शकों को के लिए भी जानना ज़रूरी है, तो एक एक करके आते हैं। सबसे पहले जो टीथिंग होती है, जो दांत आना जब शुरू होता है, जी। तो टीथिंग में फीवर आता है, ये क्या सच है या नहीं? नहीं, ये मिथ है। ये मिथ है, जी। मतलब टीथिंग में फीवर आना ज़रूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है बॉडी का, और माइनर से 99 या 99.2 तक टेम्परेचर जा सकता है, बट फीवर का डेफिनेशन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर को ही हम लोग फीवर बोलते हैं। ओके तो ये माइल्ड सा रहता है, इसमें फीवर नहीं आती है। ओके सर, दूसरा सवाल है, क्या हर फीवर में एंटीबायोटिक देना ज़रूरी होता है? बिल्कुल भी नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस वायरल इन्फेक्शन से होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं रहता है। तो अनावश्यक ही एंटीबायोटिक दे के बच्चे की इम्यूनिटी पे बुरा असर पड़ता है, साथ ही उनके गट माइक्रोबियोम पे भी बुरा असर पड़ता है। एक पहले हम लोग देखते थे, एक ऐसे बच्चों को चूसने के लिए दे दिया जाता था हनी वाला, जी। क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, और शुरू में जन्म से 6 महीने तक तो हमें हनी बिल्कुल भी नहीं देना, ना जन्म घुट्टी देना है ना कुछ देना है, सिर्फ माँ का दूध ही देना है। जी। और 6 महीने के बाद भी हनी देने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। और बच्चे को हम लोग एज ए पैसिफायर कुछ चीज़ें दे सकते हैं, बट हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है जी। नहीं तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है, पेट का इन्फेक्शन, लूज मोशन, डायरिया, ये सब हो सकते हैं। हम लोग जनरली इंडियन समाज में देखते हैं सर कि हेल्दी बच्चा मतलब मोटा ताजा बढ़िया बच्चा है, तो क्या अगर हमारा बच्चा बहुत मोटा है या चब्बी है तो क्या वो हेल्दी है, और अगर दुबला पतला तो हेल्दी नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ है। मोटा इज़ नॉट इक्वल टू हेल्दी, ये अब हम लोग भी समझने लगे हैं, क्योंकि Right. पहले हम वेस्टर्न कल्चर्स को फॉलो करते थे, मोटा बच्चा, चबी बच्चा को हेल्दी समझते थे। हेल्दी मतलब प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए, प्रॉपर वेट एंड हाइट अकॉर्डिंग टू हिज एज। ओके। अपने उम्र के हिसाब से उनका वज़न और हाइट सही होना चाहिए, मोटा और पतला से कोई लेना देना नहीं। ठीक है सर। कई बार हम लोगों में ये मिथ होता है कि कुछ एक नए अलग तरह के फार्मूला मिल्क्स आ गए हैं जो कहते हैं कि वो माँ के दूध के बराबर है या उनसे भी बेहतर है, कई बार क्लेम किया जाता है, तो वो सही है? नहीं, वो भी एक मिथ है। माँ का दूध का बराबरी कोई नहीं कर सकता। जी। वो लोग कोशिश करते हैं इमिटेट करने का कि सारी चीज़ें दे पाएँ, बट कभी अभी तक तो ये चीज़ें नहीं आ पाई हैं। Right. इसलिए ह्यूमन मिल्क बैंक भी बनाया हुआ है सब जगह। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको माँ का दूध नहीं मिल पाता कुछ कारणों से, तो उस बैंक से भी दूध आप ले सकते हैं अच्छा, बच्चे को ओके, पिलाने के ओके। लिए। जी। तो सर एक सवाल और था कि कई समाज में ये प्रेवलेंट है कि वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए, वैक्सीनेशन लेने से बच्चे बीमार पड़ते हैं। बिल्कुल भी नहीं, वैक्सीनेशन बच्चे की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है और बीमारियों से बचाता है। अगर खसरा ही अगर किसी बच्चे को हो जाए तो वो कई बार जानलेवा हो जाता है। पहले काफ़ी मोर्टेलिटी हाई रहती थी इन सब कम्युनिकेबल बीमारियों की वजह से, जो कि वैक्सीन आने के बाद काफ़ी हद तक ये रेट्स हम लोग कम हो गई। सही कहा आपने। आपको क्या ज़्यादा पसंद है, ओपीडी या एनआईसीयू? मुझे आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू बहुत पसंद है। अच्छा, जहाँ उसका कुछ खास कारण? खास कारण है कि मुझे जो बच्चे ज़्यादा बीमारी से पीड़ित रहते हैं उनको ठीक करके उनके चेहरे पे मुस्कान देखना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। सही है। आप टी वाले हैं या कॉफ़ी वाले? कॉफ़ी पर्सन। कॉफ़ी पसंद। सुना मैंने आप ब्लैक कॉफ़ी खूब पीते हैं, कुछ खास रीज़न? नहीं, कोई खास रीज़न नहीं, उसका स्वाद अच्छा लगता है। अच्छा। आप मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन? नाइट पर्सन। नाइट पर्सन? जबकि बच्चों के डॉक्टर को तो मॉर्निंग पर्सन होना चाहिए, ऐसा ये क्यों?
पढ़ाई का प्रिपरेशन के टाइम से जो आदत लग गई रात भर जग जग के पढ़ने का, उसकी वजह से वो हो गया। ओके ओके ओके। आपके हिसाब से वैक्सीनेशन बेटर है या नेचुरल इम्यूनिटी? वैक्सीनेशन हमेशा बेटर है। अभी हमने कोविड में भी ये एग्जांपल देख लिया कि जब कोविड वैक्सीन आया उसके बाद जो सेकेंड वेव के बाद जो केसेस डाउन हुए फिर वो वापस से नहीं आ पाए। बट सेकेंड वेव में इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं थी, नेचुरल इम्यूनिटी बहुतों की नहीं बन पाई, तो कितनी ज़्यादा मोर्टेलिटी हुई, कितने मरीज एक्सपायर हुए उसमें। सही सही सही। आपका फेवरेट हेल्दी स्नैक क्या है? फेवरेट हेल्दी स्नैक तरबूज। तरबूज? ओह माय गॉड, गुड 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 गुड। आप अगर अपने जो माता पिता हैं, छोटे बच्चों के माता पिता, खास करके पेरेंट्स हैं, जी। उनके लिए क्या सलाह देना चाहते हैं? जो पेरेंट्स हैं उनके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक छोटे नन्ही से जान का देखभाल करना, जो कि कुछ बोल भी नहीं सकता कि उसको क्या चाहिए नहीं चाहिए, उसको समझना पड़ता है। तो उसमें है कि हमें नॉर्मली सारा जो बातें हमने की है वो फॉलो करना है। कहीं भी कुछ भी परेशानी लगे, कभी भी लगे कि बच्चा मेरे नॉर्मल से थोड़ा हट के बिहेव कर रहा है, तो इनिशियल साइंस में ही हमें तुरंत से कंसल्ट करना चाहिए अपने नज़दीकी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को कि सर ये ऐसा था, अभी इस तरह से बिहेव कर रहा है, मे बी वो कोई बड़े बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो इसलिए हमेशा वॉचफुल रहना बच्चे का। सही। जो बच्चों के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए, जी। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए रोज़मर्रा की 3 सबसे ज़रूरी आदतें अगर आप बता सकें बच्चों के पेरेंट्स को खास करके तो? हेल्दी न्यूट्रिशन रखना है, खाना टाइम पे और प्रॉपर वे में खिलाना है, जंक फूड्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं, एक हाफ एन आवर टू 1 आवर का एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी जो भी बच्चे को पसंद है खेलना, लाइक क्रिकेट हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, वो कराना है। और तीसरा हेल्दी हैबिट्स डालना है कि जंक फूड बिल्कुल बंद रखना है उनका। सर आप खुद लेट पर्सन है, अपने बच्चों को कैसे संभालते हैं, बच्चों को जल्दी कैसे सुलाते हैं? ये बहुत बड़ी चैलेंज रहती है, तो थोड़ा हमें ड्रामा करना पड़ता है सोने का, बच्चे सो जाते हैं, फिर अपना ऑफिस का काम और भी हॉस्पिटल का काम अंडरस्टैंड, निपटाते हैं। डॉक्टर्स के साथ ये परेशानी थोड़ी लगी रहती है। जी। कई बार पेरेंट्स आते हैं जो गूगल से बहुत कुछ पढ़ के आते हैं, आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? अभी इस टाइम में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन भरा पड़ा है पूरे वर्ल्ड में, बट सही इंफॉर्मेशन की कमी है। जी, ये हो बिल्कुल सही सकता है बात कि बोली। ये इन्फॉर्मेशन इस बच्चे के लिए है तो वो हमारे बच्चे के लिए सही हो, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। हर जी। बच्चा अलग रहता है, हर बच्चे के अलग रिक्वायरमेंट है। तो ये हमेशा ही अगर कुछ भी आप नया चीज़ अप्लाई करो अपने बच्चे के लिए उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए उसके लिए। ग्रेट। अंत में हमारे देखने वाले दर्शकों या जो माता पिता हैं उनके लिए अगर कोई खास संदेश आप देना चाहते हैं तो प्लीज़। जी बिल्कुल। बच्चे जो हैं, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, उनके जन्म की पहली जो रुलाई या किलकारी वो सुना है, मुस्कान देखी है, उनको बीमार होते हुए देखा है और उनको ठीक होकर घर जाते हुए भी देखा है। बट जब माता पिता हैं उनके लिए मेरे पास एक ही संदेश है कि अपने बच्चे को खुलकर जीने दें, उनकी तुलना कभी दूसरे बच्चे से कभी ना करें। हर बच्चा अलग होता है, उनका ग्रोथ का रेट अलग होता है और साथ ही उनका पौष्टिक खाने की आदत, हेल्दी हैबिट्स डालना, सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, बुक्स पढ़ना, टीवी और मोबाइल से जितना हो सके दूर रखें और साथ ही उनका टीकाकरण टाइम पे कराते रहें। क्या बात है, इतने संक्षिप्त में और बिल्कुल सही बातें। अगर आप इनको ध्यान रखें तो मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी देखने वाले माता पिता और दर्शक हैं उनको ये समझ में आएगा कि बच्चों को कितनी शानदार तरीके से अच्छा रखा जा सकता है। जिसमें एक सबसे ज़रूरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, प्लीज़ अपने बच्चों को दूसरे के साथ कंपेयर ना करें। हर एक बच्चा ख़ास होता है और हर एक बच्चे की अपनी एक अलग ग्रोथ रेट होती है, ग्रोथ पैटर्न होती है, उसका ध्यान रखें और उसे खुलकर जीने दें। सर एक सवाल जो हमारे मन में आता है बराबर, या हम लोग देखते रहते हैं जी। कि बच्चों को हम लोग डायपर पहना के छोड़ देते हैं और वो बच्चा लगभग 24 घंटे आजकल डायपर में ही रहता है। ये कहाँ तक सही है और कितना इसमें दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं? अभी क्या है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है काफ़ी रिलैक्सिंग हो गया है। घर वाले लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। पुराने ज़माने में जब गांव घर में रहते थे तो कपड़े का बनाकर लंगोट वो बच्चे को रखते थे कि रेगुलर बेसिस पे उसको क्लीन करते रहे, सुसु किया तो तुरंत से चेंज कर दिया।
बट अभी का टाइम क्या है कि हम लोग फास्ट हो गए हैं, ज़्यादा ट्रैवलिंग और इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो डाइपर एक तरह से अनअवॉइडेबल हो गया है। जी हाँ, तो बिल्कुल छोड़ा तो नहीं जा सकता है जी, इसको। और अगर घर पे हैं तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर बाहर जा रहे तो छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन में डाइपर तो यूज़ करते हैं, बट डाइपर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक हाँ, कि नेचुरल फाइबर से बना हुआ डाइपर होना चाहिए, जो थोड़ा हवा को आना जाना दे। कई बार डाइपर रैशेज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जो बच्चों को परेशान करते हैं। कुछ केमिकल्स भी यूज़ होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें लेबल्स पढ़ के हमें यूज़ करना चाहिए कि ये सारे हार्मफुल केमिकल्स उसमें नहीं हैं, और अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। डाइपर भरने से पहले उसको चेंज कर लें, नहीं तो रैशेज़ होने का रिस्क होता है और बच्चों के लिए काफ़ी वो दर्दनाक रहता है। सो बेसिकली देखा जाए तो हमें बैलेंस्ड अप्रोच लेना चाहिए। जब हमें ज़रूरत हो डायपर पहनाने की, अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो उस टाइम पे अगर बच्चा छोटा है तो ज़रूर पहनाएं, पर कोशिश करें कि घर में अगर हो तो डायपर पूरे टाइम पहना के ना रखें। एंड डायपर रैशेस का खास करके ध्यान रखें, उनके स्किन का बराबर ध्यान रखते रहें, और अगर कुछ भी ऐसा दिक्कत लग रहा हो तो अपने नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन या बाल रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें। सो थैंक यू सो मच रंजीत सर, बहुत अच्छा लगा थैंक आप यू। आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। सो थैंक इसके यू। लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो थैंक यू। मच। तो हमारा एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर रहता है अपने जी। जो हमारे गेस्ट रहते हैं उनके लिए।